हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2020 सिविल इंजीनियरिंग की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1। हमारे पास सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो चुकी हैं, तो हम पार्ट वाइज करके वीडियो बनाते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम आज करने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी और डी। तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Water has to be supplied to a town with 1 lakh population at the rate of 150 LPCD from a river 2000 meter away. The difference in elevation between the lowest water level in the pump and the reservoir is 40 meter. If the demand has to be supplied in 8 hours, determine the size of the main and the brake horsepower of the power required. Assume maximum demand as 1.5 times the average demand. Assume friction factor is 0.03. वेलोसिटी इन द पाइप 2.4 मीटर पर सेकेंड एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 80%। तो चलो यहाँ पे हम सप्लाई मेन का साइज फाइंड करते हैं और हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दे रखा है 1 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन P इज इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद इसकी कंजप्शन दे रखा है, वाटर की कंजप्शन क्या है 150 LPCD, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, LPCD। उसके बाद हम लेंथ ऑफ पाइप की बात कर लें तो लेंथ ऑफ पाइप L इज इक्वल टू 2000 मीटर। 2000 मीटर। क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है 0.03। उसके बाद हमने वेलोसिटी इन पाइप की बात करें तो वेलोसिटी इन पाइप दे रखा है 2.4 मीटर पर सेकेंड। एफिशिएंसी दे रखी है पंप की 80%। ठीक है, 80%। उसके बाद क्वेश्चन में और भी दे रखा है क्या, ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिमांड जो है हमारी 1.5 टाइम्स से एवरेज डिमांड का। मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एवरेज डिमांड। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ रही है कि क्या क्या गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है वो भी देखना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन साइज ऑफ सप्लाई मेन। यहाँ से साइज ऑफ यानी हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ना कि हमें डाया की बात करनी है। ठीक है, साइज ऑफ सप्लाई मेन। ठीक है, तो यहाँ से हम डाया की बात कर रहे हैं। चलो ये तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें फाइंड करनी है ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ अ पंप रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आते हैं कैलकुलेशन करते हैं साइज ऑफ सप्लाई मेन के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर साइज ऑफ सप्लाई मेन। कैलकुलेशन फॉर साइज ऑफ सप्लाई मेन। तो यहाँ से रफली आइडिया तो मिल चुका ना कि हमें डाया की बात करनी है, यहाँ तक तो पता चल चुका। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर सोचना चाहें तो सिंपल से एक सोच सकते हो कि यहाँ पे हमें एक रिलेशन ऑलरेडी मालूम है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ से तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो जनरल इक्वेशन हमें मिलता है, जनरल एक्सप्रेशन मिलता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। हमें फाइंड करना है डाया। ठीक है, तो इस रिलेशन को पहले लिखें, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया इज इक्वल टू π/4 DA² लिख सकते हैं क्या, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ठीक है, यही डाया हमें फाइंड करनी है। चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। और वेलोसिटी इन पाइप हमारा दे रखा है 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो दे रखा है। तो अब चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिस्चार्ज की। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड की बात करें, क्योंकि हमें जो डिज़ाइन करनी है, हमें डाया जो फाइंड करनी है इस साइज़ का, तो हम मैक्सिमम डिस्चार्ज पे फाइंड करेंगे या मैक्सिमम डिमांड पे फाइंड करेंगे ना, जो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है। तो क्यूमैक्स जो है, क्यूमैक्स अगर निकालना चाहें तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1.5 टाइम्स से एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एवरेज पहले निकाल लो। तो यहाँ से क्या करोगे, हमें पता है ना क्या, क्यू इज इक्वल टू PX होता है, पॉपुलेशन इंटू हमारा जो कंजप्शन है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। इसको लीटर में है तो मीटर क्यूब में करने में 10⁻³ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है, चूँकि वॉल्यूम इतने वॉल्यूम कितनी देर के लिए पंप हो रहा है, 8 आवर्स के लिए। ठीक है ना, तो 8 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो हमारी जो एवरेज क्यू एवरेज आ रही है वो कुल मिलाकर के आ रही है 0.5208 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 0.5208 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ तक तो हमारा एवरेज की बात होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेशन क्या लिखा हुआ था, 1.5 टाइम्स जो क्यू मैक्स जो है 1.5 टाइम्स से क्यू एवरेज का। ठीक है ना,
क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ था ना, मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो 1.5 इंटू 0.5208, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्यूमैक्स की वैल्यू आ जा रही है 0.78 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो हमने डिस्चार्ज की वैल्यू तो फाइंड कर ली, हमने वेलोसिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एरिया में हमें π/4 डी स्क्वायर होता है, हमें डी फाइंड करनी है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है डी की वैल्यू, ठीक है, इस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो अब सारी वैल्यू को हम डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू होगा, अननोन वैल्यू तो एक ही है ना, वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो 0.781 इज इक्वल टू πd² 4 इंटू, लिख सकते हैं क्या 2.4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0.781 इंटू फोर अपॉन पाई इंटू 2.4, ठीक है। तो यहाँ डी की वैल्यू आ जा रही है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.124 अपॉन 7.536, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 0.4145, ठीक है, 0.4145। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है 0.6438 मीटर। तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.644 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा साइज़ ऑफ सप्लाई में हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन फॉर ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ पंप, ठीक है। तो हमने यहाँ तक, चलो अब आगे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट था हमारा कैलकुलेशन फॉर ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ पंप, ठीक है, BHP ऑफ पंप, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या होगी, यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड कितनी है, ठीक है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एफिशिएंसी दे रखा है हमारा 80%। तो पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या, गामा QH, ठीक है, गामा QH। अब यहाँ पे टोटल फंडा जो है ना, टोटल गेम प्लानिंग जो है एच का है, हेड का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल हेड में दो तरह की बात करेंगे, पहले हम लिफ्टेड की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे हम फ्रिक्शन हेड लॉस के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा है लिफ्टेड जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमारा गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोवेस्ट वाटर लेवल इन द पंप एंड द रिजर्वर इज़ 40 मीटर। तो यही हमारा जो है एच जो है एच इज इक्वल टू 40 मीटर है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा टोटल हेड इज इक्वल टू एच प्लस HF हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हमें टोटल हेड फाइंड करनी है, तो ये तो एच हमारा 40 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें बात आ रही है फ्रिक्शन हेड लॉस निकालना है हमें, तो फ्रिक्शन हम यूज़ करेंगे डार्सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू होता है FL/B² अपॉन 2GD, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी कर दो, ठीक है ना, तो हर जगह हमने कैपिटल डी लिखा है। तो FL/B² अपॉन 2GD, तो एफ है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर 0.03, लेंथ हमारे 2000 मीटर इंटू वी दी हुआ 2.4 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है 2 इंटू हमारा 9.81 एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो गया, और डी हमारा आ गया पॉइंट क्या वैल्यू आई थी 0.781 आई थी 0.644 आई थी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस जा रही है हमारी 27.352 मीटर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो अभी टोटल हेड फाइंड करनी है हमें, तो दोनों को हम सम कर देते हैं, ठीक है, लिफ्ट हेड को और फ्रिक्शन हेड लॉस को, 40 + 27.352। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जा रही है 67.352, है ना। टोटल हेड इज इक्वल टू 67.352। तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है ना, हमें यूनिट वेट ऑफ वाटर भी पता है, हमें डिस्चार्ज भी पता हो गया, और हमें ये टोटल हेड भी मालूम हो गई। तो यहाँ पर से पावर रिक्वायर्ड पता कर सकते हैं क्या, पावर रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पावर रिक्वायर्ड क्या है, गामा QH, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 9.81 इंटू डिस्चार्ज हमारी कितनी थी 0.781, और हमारी होगी 67.352। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जा रही है 516.19 किलोवाट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने की बात है, हमारी एफिशिएंसी जो थी 80% थी, तो ये तो हमारी 80% है ना, तो कितनी की 80% है, तो हमारी पावर कितनी रिक्वायर्ड थी आखिर, जो हमारी इतनी की 80% है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पावर रिक्वायर्ड हमारा x है, ठीक है, x मान लेते हैं। तो x का कितना परसेंट, यानी x का 80% इज इक्वल टू 516 इंटू 516.19 किलोवाट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या, x का 80%, तो हम फाइंड कर पाएंगे क्या कितना पावर है जिसकी एफिशिएंसी हमारी 80% आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से निकल जा रही है हमारे 51619 अपॉन 80, ठीक है, अपॉन 80।
तो इसको कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जा रही है, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 645.24 किलोवाट। ठीक है, यहाँ तो हमारी पावर रिक्वायर्ड पता चल गया। ठीक है, ये हमारी थी। अब हम बात करेंगे कि हमें ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है। तो ब्रेक हॉर्स पावर निकालने के लिए हमें तुम्हें ऑलरेडी पता है मैकेनिकल हॉर्स पावर या एम्पीरियल हॉर्स पावर के बारे में सुन चुके हो। जो तो क्या होता है, एम्पीरियल हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.7। ठीक है, ये हमारा होता है। तो ये हमारा बी एच पी इज इक्वल टू हो जाता है 865.28 बी एच पी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। जो हमें फाइंड करनी थी, 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 8 meter thick clay layer with single drainage settled by 120 mm is 2 years. The coefficient of consolidation for this clay was found to be 6 into 10 to the power minus 3 centimeter square per second. Calculate the likely ultimate consolidation settlement and find out how long it will take undergoes 90% of the settlement. ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 2 चीज़ हमें यहाँ भी फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते थे। सबसे पहले ये तो देख लें कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्ले लेयर का थिकनेस जो है 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 बात समझ में आने वाली है। पहले तो ये जो समझ में आ रही है कि थिकनेस ऑफ क्ले लेयर हमारा 8 मीटर है, और इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहता है ये सिंगल ड्रेनेज है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि सिंगल ड्रेनेज में थिकनेस ऑफ क्ले लेयर जो होता है वो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है सिंगल ड्रेनेज में। अगर डबल ड्रेनेज होता तो इसका हाफ हो जाता, लेकिन अगर सिंगल ड्रेनेज है तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थिकनेस ऑफ क्ले लेयर जो है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ सैंपल, थिकनेस ऑफ क्ले लेयर को ही हम डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल भी कह सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ठीक है, ड्रेनेज पाथ। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल कितनी हो गई हमारी, 8 मीटर हो गई। यही तो एच है ना हमारा, यही तो हमारा एच है। तो ये हमारी 8 मीटर है, तो हम कह सकते हैं क्या कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ भी हमारा 8 मीटर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ को अगर हम डी से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं क्या, ये भी हमारा 8 मीटर होगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो, समझ में आ गई। अब बात करें यहाँ पे कंसोलिडेशन सेटलमेंट एट टी टाइम पे हमारा 120 mm दिया हुआ है। ये टी टाइम है क्या, ये हमारा टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो 2 ईयर्स जो है इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ईयर को हम डे में कन्वर्ट करें तो 365, 2 इंटू 365। ठीक है, और एक डे में 24 आवर। ठीक है, 24 आवर हो गया। उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये तो समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 63072,000 सेकेंड। ठीक है, ये हमारी टी आ गई। चलो, सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है हमें किसी भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर है 10 टू द पावर माइनस 3 है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है क्या। तो यहाँ पे कर सकते हो 10 टू द पावर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस 4 करना होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आ गई। बात समझ में आ रही है। हमें फाइंड क्या करनी है यहाँ पे, हमें फाइनल सेटलमेंट फाइंड करनी है और हमें फाइंड करना है टी इज इक्वल टू व्हाट व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा 90%। यही तो क्वेश्चन कह रहा था ना, कैलकुलेट द लाइकली अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अंडरगोज 90% ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो हमें ये टी फाइंड करनी है और हमें फाइनल सेटलमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम टाइम फैक्टर पता करें, टाइम फैक्टर है क्या। तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है CVT अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन चूँकि दिया हुआ है, टाइम हमें ऑलरेडी मालूम है, ड्रेनेज पाथ हमें तो पता ही है। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हमें पता है कि थिकनेस ऑफ क्ले लेयर के बराबर हो रहा है। तो 6 इंटू 10 टू द माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा 63072,000 अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 64 हो जाएगी। ठीक है, 64 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी टाइम फैक्टर निकल के आ रहा है 0.5913। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइम फैक्टर तो हम बहुत स्मूथली यहाँ पे फाइंड कर लिए है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन अप्लाई होने वाला है। ठीक है, ये देखते हैं इस 2 कंडीशन में कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले टाइम फैक्टर भी 2 तरह से होते हैं। टाइम फैक्टर अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर लेस देन इक्वल टू 60% होती है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर लेस देन इक्वल टू 60% होता है, और एक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर ग्रेटर देन 60% होता है। अगर लेस देन इक्वल टू 60% होता है तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू π/4 इंटू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, π/4 इंटू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर होता है। अगर ग्रेटर देन 60% होती है तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू 1.781 माइनस 9.33 लॉग
इंटू 100 माइनस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का परसेंट। ठीक है, यही कुछ होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों एक्सप्रेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन जो होगा एजम्पशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है 60% से ग्रेटर है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी अजम्पशन सही होती है या गलत होती है। अगर गलत होगी तो हमने फिर से ट्राई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा 60% से ग्रेटर है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें तो टाइम फैक्टर ऑलरेडी मालूम हो चुका है, तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितनी आ रही है। तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का परसेंट। ठीक है, यहाँ पर तक समझ में आ रही है। तो टाइम फैक्टर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर लिख लो। टाइम फैक्टर हमारी आई 0.5913 इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस यू। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल करके आ रही है, सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आ रही है 81.5%। तो देखो यहाँ पे हमारी अजम्पशन जो होती है सही हो गई। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया हुआ था कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 60% है, तो सही हो गया ना, हमारा 81.5% हो गया, यानी हमारी अजम्पशन जो हो गई राइट हो गई। ठीक है, तो हमारा एबव इक्वेशन जो है सही था टाइम फैक्टर का। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल चुका, तो हम ये कह सकते हैं क्या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल सेटलमेंट अपन फाइनल सेटलमेंट। तो इनिशियल सेटलमेंट हमारी क्या था टी टाइम पे, और हमारा फाइनल सेटलमेंट अभी जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फाइनल सेटलमेंट इज इक्वल टू, इनिशियल सेटलमेंट हमारी क्या थी 120 mm थी, 120 mm थी, और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा 81.5% है, तो हम लिख सकते हैं क्या 0.815 ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो फाइनल सेटलमेंट यहाँ से आ रही है हमारी क्या आ रही है, हमारी फाइनल सेटलमेंट आ जाएगी 147 mm। ठीक है, ये तो हमारी फाइनल सेटलमेंट आ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब आगे का स्टेप हमारा क्या है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 90% होगी तो कितनी टाइम लगेगी सेटलमेंट में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 90% होता है तो टी में फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये फार्मूला पता है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर ग्रेटर देन 60% होगी तो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम दोनों अलग अलग नहीं करते, सबसे पहले हम टाइम फैक्टर नहीं फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर ये एक्सप्रेशन दोनों अलग नहीं करेंगे, हम साथ में ही करने वाले हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस 90%। लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 90%, हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो 90% है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब टाइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, CBT अपॉन डी स्क्वायर होता है क्या। ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पता है, टी हमें पता करना है, ये टी हमें पता करना है। ठीक है, और ड्रेनेज पाथ हमें पता ही है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ डी स्क्वायर हमारा जो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो 1.781 माइनस 0.933 लॉग 10 कह सकते हैं क्या, 100 माइनस 90 लॉग 10 हो गया। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू हमारे 6 × 10⁻⁷ है, इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर हमारी 64 हो गई। यहाँ से हमारी क्या होगी 1.781 माइनस 0.933 इंटू लॉग 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब यहाँ की वैल्यू क्या होगी 1.781 माइनस 9.33 लॉग 10 की वैल्यू आ जा रही है हमारी, आ जा रही है 0.848। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाता है 0.848 इंटू 64 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁷। अब चूँकि ये हमारा सेकंड में आने वाला है। ठीक है, और हमें लाना है क्या, ईयर में लानी है। ठीक है, तो ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 60, उसके बाद हमने घंटे में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने डे में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें 365 1 ईयर कन्वर्ट हो गया। तो हमारी ये वैल्यू आने वाली ईयर में आने वाली है। अब तो यहाँ पे आ जा रही है 2.87 ईयर। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया ना, हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड करनी थी, हमें सेटलमेंट फाइंड करना था, हमें टाइम फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हमारी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट स्पीड एंड डेली स्टडीज़। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लें, स्पीड एंड डेली स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्पीड एंड डेली स्टडी। तो बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन हम मेथड जो उस मेथड से एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो है फ्लोटिंग कार मेथड। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले फ्लोटिंग कार मेथड को पॉइंट वाइज लिखने के पहले कुछ समझना होगा आखिर क्या होता है फ्लोटिंग कार मेथड, जिसे हम राइडिंग चेक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्पीड एंड डेली स्टडी बाय फ्लोटिंग कार मेथड, इसे कह सकते हो राइडिंग चेक मेथड। ठीक है, राइडिंग चेक मेथड।
तो पहले ये समझो कि फ्लोटिंग कार मेथड क्या होता है। अगर समझ जाओगे तो खुद लाइन बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, राइडिंग चेक मेथड सबसे पहले यहाँ पे देखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी रोड हो गई। ठीक है, ये हमारी रोड हो गई, बात तक समझ में आ रही है। यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे बैरियर लगी है। ठीक है, अभी हमारी खुद की गाड़ी जो है, खुद की जो व्हीकल है वो यहाँ पे होगी। हमारे 9 डायरेक्शन में लिख लो, यहाँ पे 100 डायरेक्शन लिख लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है कि लोकेशन को हम फाइंड आउट करने के लिए किस तरह करने वाले। तो यहाँ पर हमारी टेस्ट व्हीकल है, तो हमारी खुद की टेस्ट व्हीकल है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मेरी खुद की गाड़ी चल रही होगी, तो आसपास भी कई सारी गाड़ियाँ होगी, है ना, आगे पीछे कई सारी गाड़ी होगी। ये तो नहीं होगा सिर्फ मेरा ये गाड़ी होगा। ठीक है, ये तो बहुत सारी व्हीकल चल रही होगी, आगे पीछे कई सारी व्हीकल्स चल रही होगी। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो हमारा जो टारगेट है स्पीड एंड डिले स्टडी में, हमारा टारगेट जो है वो क्या होगा कि हम एक एवरेज टाइम दें, जिससे हमें ये पता चले कितनी कोई गाड़ी कितनी उससे डिले हो रही है। ठीक है, या कितनी स्पीड से, मतलब कितनी पहले आ रही है। समझ में, इसमें 4 ऑब्जर्वर बैठा होता है। सारे ऑब्जर्वर जो होंगे वो अलग अलग डेटा को नोट कर रहे होंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वर क्या करेगा, पहला ये नोट कर रहा है कि हमारे नॉर्थ से साउथ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर नोट करता है कि कितनी गाड़ियाँ जो है वो हमें ओवरटेक कर रही है और कितनी गाड़ियों को हमने ओवरटेक किया। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वर क्या करता है कि हमने कहाँ रुका और कितनी कितनी देर के लिए रुका। ठीक है, और चौथा ऑब्जर्वर हमें नोट कर रहा होगा अगर हम नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कुल मिलाकर के एवरेज टाइम हमें एक फाइंड करनी है, एवरेज टाइम हमें देना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कुछ पॉइंट लिख लें। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, अ टेस्ट व्हीकल इज ड्राइवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ ट्रेवल एट अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। ठीक है, अ टेस्ट व्हीकल इज ड्राइवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ ट्रेवल एट अप्रोक्सीमेटली एवरेज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारी होगी इन दिस मेथड। यहाँ से हम लोग क्या क्या फाइंड कर ले रहे हैं, हमें तो पता चलता है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किस चीज़ का कलेक्ट कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ का डिले कितनी डिले हो रही है, या फिर कितना लोकेशन इसकी क्या है, ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, डिले की कॉज क्या है, ये सब चीज़ हमने नोटिस किया हुआ है। ठीक है, इन दिस मेथड द डिटेल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड कंसर्निंग ऑल स्पीड एंड डिले, इंक्लूडिंग लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉज ऑफ डिले। ठीक है, एंड कॉज ऑफ डिले, इंक्लूडिंग लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉज ऑफ डिले। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एवरेज जनरेट टाइम जो होता है मिनट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। ठीक है, वेरी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। ठीक है, व्हीकल पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एन ए क्या है, एन वाई क्या है, टी ए क्या है, टी डब्ल्यू क्या है। ठीक है, एन ए क्या है, एन वाई क्या है, टी ए क्या है, टी डब्ल्यू क्या है। चलो, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी रूट थी। ठीक है, समझ में आ रही है, ये हमारी बैरियर होगी, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए जो है ना, ए डिनोट कर रहा है कि ए का मतलब अगेंस्ट होता है और वी का मतलब विथ होता है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, जिस स्ट्रीम में, जिस ये में जा रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अगेंस्ट कहेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसे विथ कहेंगे। ठीक है, उसके साथ जा रही है। चलो, तो हम समझने कि यहाँ पे लिखो एन ए एन वाई और टी ए टी डब्ल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं एन ए क्या है, एन ए। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन द ड्यूरेशन ऑफ अ स्ट्रीम व्हेन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने कहा ना कि ए का मतलब अगेंस्ट होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब साउथ टू नॉर्थ कितनी गाड़ियाँ जा रही होंगी। ठीक है, तो एवरी नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम व्हेन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, वन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब एन वाई के बारे में बात करें। एन वाई क्या है हमारा, तो एन वाई जो हमारा है वो नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग माइनस नंबर ऑफ व्हीकल इन ओवरटेकिंग। ठीक है, तो एन वाई नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन। ठीक है, बात समझ में आ गया। टी ए के बारे में क्या लिखें, तो ये भी एवरेज जनरेट टाइम है मिनट में, तो ए का मतलब होता है अगेंस्ट होता है, तो इसके भी ये लिखेंगे एवरेज जनरेट टाइम इन मिनट व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम।
ठीक है। अगर विद द स्ट्रीम की बात करेंगे तो यहाँ पर TW की बात करेंगे, है ना। व्हीकल टेस्ट व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, और TW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TW डिनोट कर रहा है एवरेज जर्नी टाइम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज ट्रेवलिंग विथ द स्ट्रीम। ठीक है, जर्नी टाइम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद द स्ट्रीम। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने एक एवरेज टाइम निकाल कर दे दिया, उससे ये पता चले कितनी डिले हो रही है और कितने पहले पहुँच रही है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, डिज़ाइन एन इरिगेशन चैनल ऑन केनेडीज थ्योरी टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टेक n इज इक्वल टू 0.0225 एंड m इज इक्वल टू 1.05, द चैनल हैज़ अ बेड स्लोप ऑफ 1 in 5000। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन करना है इस चैनल को, यूज़ करनी है केनेडीज थ्योरी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन करना है यूज़ करते हुए केनेडीज थ्योरी को। ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये पे दिमाग में जैसे केनेडीज थ्योरी आती है उसके सारे स्टेप्स हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उस चीज़ को हमने अप्लाई करना शुरू करना है, केनेडीज थ्योरी। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो, उसके बाद उसके आगे के प्रोसेस हम करते चले जाएंगे। तो गिवन है डिस्चार्ज इज इक्वल टू 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, n इज इक्वल टू 0.0225। ठीक है, ठीक है। m जो है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो है 1.05 दे रखा है। ठीक है, और हमारा बेड स्लोप जो है 1/5000, बेड स्लोप इज इक्वल टू 1/5000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन करनी है केनेडीज थ्योरी को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम केनेडीज थ्योरी का डिज़ाइन स्टेप को समझें कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो डिज़ाइन स्टेप समझे पहले। सबसे पहले तो केनेडी साहब ने एक क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया, जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 0.55 इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इंटू ट्रायल डेप्थ टू दी पावर 0.64। ठीक है, ये उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि m जो है हमारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो किस चीज़ का है, मीन वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी का, इसलिए हम इसे क्रिटिकली वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। तो इन्होंने m की 3 वैल्यू दिया। पहले m का वैल्यू जो दिया 1 दिया। उन्होंने जहाँ रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, वो थे अपर बैरिडोप था, अपर बैरिडोप था। तो वहाँ पर क्या थी, m की वैल्यू 1 थी। अगर 1.1 से 1.2 आ रही है तो वो कोर्सर पार्टिकल के लिए थी, और 0.7 से 1 जो हमारा फाइनल पार्टिकल थे, और m इज इक्वल टू 1 जो था अपर बैरिडोप के लिए था। ठीक है, वहाँ पर जो चैनल थी अपर बैरिडोप उसके लिए 1 थी। ये हमारा 1 से 1.2 कोर्सर पार्टिकल के लिए था, और ये 1.7 से 1 जो हमारा फाइनल पार्टिकल था। तो अपर बैरिडोप में m इज इक्वल टू 1 हो जाता, तो वहाँ पर उन्होंने m की वैल्यू नहीं लिया, डायरेक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वहाँ उन्होंने लिखा 0.55 इंटू ट्रायल डेप्थ टू दी पावर 0.64। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये तो बात समझ में आ गई। उन्होंने ये बोला कि यहाँ तक तुमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने बोला ये y जो है, ये y हमारा ट्रायल डेप्थ है। ठीक है, ये हमारी ट्रायल डेप्थ है जो हमें अज्यूम करना होता है, तो अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी तो यहाँ पे जो डिज़ाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक स्टेप लिख लें इसके लिए। ये क्या होता है ना कि अगर डिस्चार्ज जो है मीटर क्यूब पर सेकंड में, एक टेबल लिख लो, और यहाँ पे ट्रायल डेप्थ अगर 0 से 20 तक होगी तो हमने ट्रायल डेप्थ जो है ना 1 मीटर लेना है। 21 से 42 लेंगे, 41 से 80 के लिए 2.5 लेंगे, और 81 to 100 के लिए हम 3 ले लेंगे, 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डिस्चार्ज जो है 45 मीटर क्यूब पर सेकंड है क्या, तो यहाँ पे हमने 2.5 लेनी है ट्रायल डेप्थ। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। चलो अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। हमारे यहाँ तक तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर लिया तो क्या हम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ से पहले अगर एरिया फाइंड हो चुका तो क्या हम एरिया अगर मान लेते हैं कि ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रेपेजॉइडल चैनल है हमारा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी प्लस इन वाई इंटू वाई। तो यहाँ से सारी वैल्यू नोन है, एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हम विथ फाइंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसका बॉटम विथ फाइंड कर सकते हैं चैनल का, ये तो बात हो गई। अगर विथ फाइंड हो गया तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वी गेट हम लोग क्या करेंगे, एरिया से
एरिया के दो इक्वेशन से हम लोग बी फाइंड कर लेंगे। अगर विथ फाइंड कर लिया तो यहाँ से हम पेरीमीटर फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा क्या, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है बी प्लस 2/√n² + 1। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू सिर्फ बी था और बी भी हम लोग फाइंड कर लिए, तो हम लोग बी अगर फाइंड कर लिए तो बी प्लस 2/√n² + 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी फाइंड कर लिया। अब देखो हमने वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लिया, एरिया भी फाइंड कर लिया, तो हम इसको हाइड्रोलिक मेन डेप्थ फाइंड कर सकते हैं क्या। देखो इनका कन्फ्यूजन नहीं रखना, ट्रापेजॉइडल चैनल है तो हमारा साइड स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 1 हॉरिजॉन्टल को 1/2 वर्टिकल, तो n = 1/2 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो हमने एरिया और वेटेड पेरीमीटर फाइंड हो चुका, तो क्या हम हाइड्रोलिक मेन डेप्थ फाइंड कर सकते हैं क्या। हाइड्रोलिक मेन डेप्थ R = एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ये बात समझ में आ रही है। अब R भी फाइंड हो चुका, तो यहाँ से क्या केनेडी साहब ने कहा कि आप चेजिस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप एक्चुअल मीन वेलोसिटी फाइंड करो, एक्चुअल मीन वेलोसिटी फाइंड करो। V = चेजी कोफिशिएंट इंटू RS √/RS। ठीक है, ये है, बात आ रही समझ में। R की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है हमें, बेड स्लो पता है, तो हमें C फाइंड करना होगा किसी कटर्स फार्मूला से। ठीक है, कटर्स फार्मूला से, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग फार्मूला है याद करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करेंगे इस चीज़ को। 23 + 0.00155 अपॉन बेड स्लोप प्लस 1/n। ठीक है, अपॉन 1 + 23 + 0.00155 अपॉन बेड स्लोप इंटू n/√r। ठीक है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सी की वैल्यू है, ये समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करके हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड हुई थी, एक्चुअल वेलोसिटी, दोनों इक्वल होता है क्या, उसकी इक्विवेलेंट आती है वैल्यू क्या। अगर इक्विवेलेंट आ जाती है, उसकी इक्वल हो जाता है लगभग में भी, अप्रॉक्स वैल्यू में भी, तो यहाँ पे ओके है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हमने क्या करना है, फिर से ट्रायल डेप्थ को अज्यूम करना होगा। ठीक है, ट्रायल डेप्थ को फिर से अज्यूम करेंगे और फिर से आगे का प्रोसेस करेंगे, ये रिपीट प्रोसेस होता रहेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, देन फिर हम एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद विथ फाइंड करेंगे, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, फिर हाइड्रोलिक मेन डेप्थ फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हमने चेज़ी लगा करके हमें एक्चुअल मेन डेप्थ वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके बाद फिर यही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम कर तो दिए, तो यहाँ पर डिज़ाइन स्टेप क्वेश्चन क्या क्या गिवन था। अब चलो डिज़ाइन स्टेप हमने समझ लिया है, तो अब अप्लाई करते हैं क्या, और शुरू करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। तो क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ था, केनेडी साहब ने दिया 0.55 my² 0.64। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर वाई तो ट्रायल डेप्थ जो है 2.5 दिया हुआ है, हमने दिखा दिया ना। ठीक है, 0.55 × 1.05, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 2.5 × 0.64। तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ जा रही है हमारी, क्रिटिकल वेलोसिटी 1.04 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हमारी आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी की रेशियो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, तो हमने क्या एरिया फाइंड कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या है, 45 मीटर/सेकेंड थी ना, तो 45 अपॉन 1.04 सॉरी, तो यहाँ से आ जा रही है हमारी 43.27 मीटर²। ठीक है, 43.27 मीटर²। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब देखो ना, अब यहाँ पे देखना है कि हमने अज्यूम किया हुआ कि ये चैनल जो है ट्रापेजॉइडल है। ठीक है, ट्रापेजॉइडल चैनल है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + ny × y। लिख सकते हैं क्या, b + ny × y। ठीक है, तो यहाँ से हम एरिया की वैल्यू रख देते हैं 43.27 इज इक्वल टू b लिख देते हैं, b तो हमें फाइंड करना है यहाँ से, प्लस n की वैल्यू क्या होगा 0.5 हो जाएगी, साइड स्लोप जो होगी, इंटू 2.5। ठीक है, ट्रायल डेप्थ अपॉन 2.5 यहाँ कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये y जो है यहाँ पे चली जाएगी, क्रॉस होगा तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है 16.058 मीटर। ठीक है, यहाँ देखो हमने एरिया फाइंड कर ली, एरिया से हमने विथ फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये विथ से हम फाइंड कर लेंगे वेटेड पेरीमीटर, क्योंकि वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है b + 2/√n² + 1। ठीक है, √n² + 1, यहाँ पे सारी वैल्यू नोन है। ठीक है, सारी वैल्यू नोन है, तो हमें वेटेड पेरीमीटर बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, 16 + 2 × 2.5। ठीक है जी, 2.5 √0.5² + 1। ठीक है जी, तो यहाँ से वेटेड पेरीमीटर आ जा रही है 21.058 × 1.118। ठीक है, तो वेटेड पेरीमीटर 23.54 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ से वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लिया और एरिया भी फाइंड किया हुआ, तो हाइड्रोलिक मेन डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिक मेन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया हमारी क्या हो गया 43.27
अपॉन 23.54। तो यहाँ से हमारी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ गई 1.838 मीटर, 1.838 मीटर। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ये फाइंड हो चुका है तो हमने चेसिस का फॉर्मूला यूज़ करना है और हमें फाइंड कर लेनी है वेलोसिटी, एक्चुअल मीन वेलोसिटी। ठीक है, मीन वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। तो क्या होता है सी इंटू रूट ओवर आर एस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 48.67। अच्छा देखो पहले यहाँ पे फाइंड कर लो, सी फाइंड कर लेते हैं ना, सी। तो 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस प्लस 1/n होता है अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन बेड स्लोप प्लस इंटू n ओवर रूटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। तो 23 प्लस 1/n कर सकते हो, 23 अपॉन 1/n। ठीक है, तो 0.0225 1 प्लस 23 इंटू एन हमारी क्या है 0.0225 अपन रूट ओवर क्या होगी आर की वैल्यू 1.838 है ना, 1.838 थी ना। चलो ठीक है, यहाँ पे करती है तो सी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 48.76। ठीक है, करोगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जा रही है 48.76। चलो ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ की वैल्यू पुट करो यहाँ पर और रूट ओवर 1.838 इंटू 1/5000। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जा रही है 0.9348 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ना, क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस आ रही है हमारी एक्टिव वेलोसिटी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी जो है वो ज़्यादा आ रही है मीन वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी को कम करना होगा, क्योंकि इससे ये ज़्यादा आ रही है ना, जिसको कम करना होगा हमें मीन वेलोसिटी लाने के लिए। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को कम करना होगा तो ये चीज़ दिमाग में आ रही है कि ट्रायल डेप्थ को भी हमें कम करना होगा, तब तो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी कम आएगी। तो ट्रायल डेप्थ को भी कम करेंगे। तो हमने अभी माना हुआ था क्या 2.5, चलो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं 2.2। ठीक है, 2.2 हमने अज्यूम कर लिया ट्रायल डेप्थ। अब नेक्स्ट रिपीट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायल के लिए हमने पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायल करने वाले हैं। तो चलो यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया क्या कि हमारे ट्रायल डेप्थ जो है ये हम 2 तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर नहीं मैच करती है तो बस वहाँ से छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ एग्जाम में क्या होता है ना, डिज़ाइन स्टेप देखते हैं। डिज़ाइन स्टेप हमने फुलफिल किया, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है डिज़ाइन स्टेप की तो मार्क्स पूरे फुल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख लो 0.55 इंटू 1.05 2.2 इंटू 6, तो यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी के 0.956 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा डिस्चार्ज अपन क्रिटिकल वेलोसिटी, एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है जी, यहाँ से हमारा डिस्चार्ज हमारा 45 था, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने फाइंड किया हुआ अभी 9.956। यहाँ से हमारी एरिया आ जा रही है 47.07 मीटर स्क्वायर, 47.07 मीटर स्क्वायर एरिया फाइंड हो गई। चलो बात समझ में आ रही है। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस एन वाई इंटू वाई होता है ना। ट्रेपेजॉइडल चेन के लिए एरिया जो हमें फाइंड करना हो तो बी प्लस एन वाई इंटू वाई होता है ना, एन वाई इंटू वाई होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो जी 47.07। ठीक है, अगर वाई करेंगे क्रॉस तो यहाँ पर 2.2 हो जाएगी क्या, तो बी हमें फाइंड करना है प्लस 0.5 इंटू 2.2। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जा रही है 20.3 मीटर, 20.3 मीटर। चलो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ना यहाँ पर P इज इक्वल टू हमें वेटेड पेरीमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू बी प्लस 2y अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, 2y अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जा रही है 20.3 प्लस 2 इंटू 2.2 टू रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से वेटेड पेरीमीटर आ जा रहा है हमारा 25.22 मीटर। अब हमने एरिया भी फाइंड कर ली, वेटेड पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज इक्वल टू हो जाती है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया हमारी क्या हो 47.07 अपॉन 25.22। ठीक है जी, तो यहाँ से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गई 1.86 मीटर। ठीक है जी, अब हमने चेसिस फार्मूला यूज़ करनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। ठीक है ना, ये होता है। सी भी फाइंड करना होगा, तो सी को हम डायरेक्ट फाइंड कर दे क्या, सी इज इक्वल टू 23 प्लस 1/0.225 अपॉन 1 प्लस 23 इंटू 0.0225
अपॉन रूट ओवर 1.866 है ना, 1.866। तो यहाँ से आ जा रही है 67.44 अपॉन 1.378। तो कुल मिला के आ गया सी की वैल्यू 48.94, ठीक है ना, 48.94। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 48.94 1.866 इंटू 1/1/5000, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है v इज इक्वल टू 0.945। तो देखो यहाँ फिर भी इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ जा रही है मीन वेलोसिटी से ज़्यादा, ठीक है। तो फिर हमें क्या क्रिटिकल वेलोसिटी की और वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। उसके लिए और रिड्यूस अगर वैल्यू करना होगा तो उसके लिए हमें ट्रायल डेप्थ को और कम करना पड़ेगा। तो हम ट्रायल डेप्थ को और करके चलते हैं, तो हम 2 पे चलते हैं, ठीक है ना, हम 2 पे करके देखते हैं। तो ये प्रोसेस हम यहीं पर रोक दे रहे हैं, अब आगे का प्रोसेस तुम कर लेना खुद से, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन स्टेप में ये बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें ज़्यादा बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है।